नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध पर। आप सभी का सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2021 से संबंधित जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपके सामने आज लेकर आए हैं। तो इससे सबसे पहले मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करवा दें। साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हमारे वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो हम बात करते हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी की जो काउंसलिंग से संबंधित जितनी भी प्रकार की जो सूचनाएं हैं, मुख्य सूचनाएं, उनके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो रहने वाला काउंसलिंग शेड्यूल। तो काउंसलिंग जो शेड्यूल है वो आपका जारी हो चुका है 11 अक्टूबर को ही। मुझे थोड़ा समय नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए, और जो आपके कंप्यूटर निर्देशक के दस्तावेज सत्यापन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें व्यस्तता के चलते और विभिन्न अभ्यर्थियों की जो शंकाएँ हैं समाधान करने के व्यस्तता की वजह से सहायक सांख्यिकी तैयारी का जो है वीडियो मैं समय पर उपलब्ध नहीं करा, उसके लिए मैं समझ चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे आज समय मिला मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया। ये आपके लिए वीडियो जो है आप पूरा अच्छे से तरीके से देखें और समझें, जिससे कि आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मेरी 100% गारंटी है आपसे कि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपको 99.9% तक आपका दस्तावेज सत्यापन से संबंधित सारे डाउट्स और समस्या क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल की। जो आरपीएससी ने जो जारी कर दिया है वो मैं आपके सामने एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे किस प्रकार क्या है। ये है आरपीएससी द्वारा जारी किया गया काउंसलिंग शेड्यूल, आप देख सकते हैं आपके सामने है। ये 11 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था। सहायक सांख्यिकी अधिकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2021 टीएसपी एंड नॉन टीएसपी के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु दिनांक 30/9/2022 को जारी की गई विचारित सूची में 449 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच के लिए काउंसलिंग के माध्यम से कार्यालय में दिनांक 1/11 से 4/11 मतलब 1 नवंबर से 4 नवंबर तक पढ़ाते और साइंस सत्र मतलब 2 पारियों के अंदर 2 शिफ्ट्स के अंदर आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। जो काउंसलिंग जिसमें इसमें नाम जो दिया गया वो काउंसलिंग का नाम दिया गया, वो काउंसलिंग की आपकी जो पात्रता की जाँच है वो की जाएगी 2 पारियों के अंदर 1 से लगाकर 4 नवंबर तक। और उसके लिए आपको क्या करना है, जो बोर्ड की जो अभ्यर्थी हैं वो आयोग की वेबसाइट यानी rpsc.rajasthan.gov.in से विस्तृत आवेदन पत्र, काउंसलिंग लेटर, निर्धारित प्रपत्र एवं आवश्यक दिशा निर्देश डाउनलोड कर आवेदन पत्र 2 प्रतियों में भरकर समस्त प्रविष्टियाँ जो है पूर्ण कर संबंधित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति, मूल निवास एवं अन्य दस्तावेजों से प्रमाणित प्रतियों की एक एक प्रति संलग्न कर मूल दस्तावेजों सहित काउंसलिंग लेटर में उल्लेखित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का आयोग द्वारा कोई भी यात्रा और दैनिक भत्ता मतलब टीए और डीए जो हैं वो किसी प्रकार का कोई दे नहीं होगा। मतलब स्वयं अपने खर्चे पे आपको जाना है और अपने खर्चे पे वापस आना। ये तो था जो प्रेस नोट था आपके काउंसलिंग से संबंधित, जो आरपीएससी द्वारा जारी किया गया था 11 अक्टूबर को। वो इसको मैंने आपके सामने आप पेश कर दिया किस प्रकार से क्या है। अगर कोई अभ्यर्थी जिन्होंने नहीं देखा तो वो भी देख लेंगे। 1 से आपके 4 नवंबर तक आपका जो शेड्यूल रहने वाला है काउंसलिंग का। अब हम बात करते हैं आगे हमारा जो सेकेंड नंबर जो बिंदु है वो हमारा काउंसलिंग लेटर कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे बड़ा जो आपके सामने प्रश्न रहेगा, कुछ अभ्यर्थियों को तो पता है और कुछ को नहीं पता है कि काउंसलिंग लेटर कैसे डाउनलोड कर लिया है। और मैं काफ़ी लेट चल रहा हूँ, वैसे काउंसलिंग लेटर जो है लगभग सभी अभ्यर्थियों ने डाउनलोड कर लिया होगा। और नहीं भी किया है तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कभी भी किया नहीं किया जो भी स्थिति है आपकी यथास्थिति में, आप जो भी जिनको भी करना हो वो इस प्रोसेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले हमारे क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो इस तरह से सबसे पहले आपके सामने क्रोम ब्राउज़र रहेगा। क्रोम ब्राउज़र में आप गूगल सर्च कर लें। गूगल में सर्च करने के बाद में ये जो पट्टी दिख रही है, इस पट्टी के अंदर अब ये जो है सर्च पट्टी है जो, इसके अंदर आपको आरपीएससी टाइप करना है। क्या करना है? आरपीएससी आपको टाइप करना है। आप सर्च करेंगे आरपीएससी जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस जो आएगा वो आएगा। आरपीएससी सर्च करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर आप आरपीएससी की जो फर्स्ट जैसे स्क्रॉल करोगे ये साइट रहेगी rpsc.rajasthan.gov.in। ये आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से ये एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार से कोई क्लिक नहीं करें। इसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल डाउन देखोगे आप न्यूज़ सेक्शन का आपको दिखेगा नीचे। ये न्यूज़ सेक्शन जो है इस पर आपको टच करना है डायरेक्ट जाने के लिए। जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट जो है स्क्रीन आ जाएगी, वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। ये जो आपके सामने इस प्रकार से कोई स्क्रीन रहेगी,
अब आपको जो पहला ही न्यूज़ सेक्शन में पहला ही नोटिफिकेशन जो है आपके काउंसलिंग लेटर से संबंधित है, लिखा हुआ है देखो 19/10/2022 जो आज ही जारी हुए हैं। काउंसलिंग लेटर फॉर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2021। ये देखिए, ये रहा। जैसे ही आप इस पर टच करोगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा अगले स्क्रीन पर। जो अगली स्क्रीन होगी वेबसाइट की वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने होगी, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो वापस आपका जो पहला ही जो है वो है काउंसलिंग लेटर फॉर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके जस्ट सामने ये देखिए लिंक दे रखा है, इसके जस्ट सामने। इसके ऊपर आपको क्या करना है, वापस क्लिक करना है। ये जो दे रखा है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है नेक्स्ट विंडो पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट विंडो आएगी आपके सामने, ये देखिए। उसके अंदर आपको रोल नंबर डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कैप्चा डालना है और सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करेंगे आपका लेटर जो है वो आपके सामने आ जाएगा। उसको आप प्रिंट देखकर सेव एज PDF करके सेव कर सकते हैं फ़ोन में, कि डायरेक्ट प्रिंट देना चाहिए तो डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं। 4 पेज का है। उसके अंदर जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से क्या रहेगा, वो आप देख लीजिए। और उसमें सारे दस्तावेज की हम बात कर लेंगे। ये रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कैप्चा डालकर आप सबमिट करेंगे, जिससे आपके पास काउंसलिंग लेटर आपके सामने आ जाए। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो है सभी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी। सभी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के साथ साथ हम काउंसलिंग लेटर कैसा क्या है वो भी दिखाएंगे। चलते हैं अपने काउंसलिंग लेटर की तरफ और सभी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी की तरफ। ये रहा, आप सभी के सामने देख सकते हैं। आप काउंसलिंग लेटर जो है वो आपके सामने है। काउंसलिंग लेटर में 4 पेज हैं। 4 पेजों में आपको जो पहला पेज है वो प्रपत्र 1 है। प्रपत्र 1 आपको क्या करना है, भर के लेके जाना। अभ्यर्थी प्रपत्र को सावधानीपूर्वक भरकर विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें। किस प्रकार से भरना है वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ध्यान से समझना है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले दिनों में जो भी जितनी भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। आपको अगर इस चीज़ का विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं हमारे जो पूर्व के वीडियोज़ हैं, ग्राम सेवक से रिलेटेड हैं और अभी कंप्यूटर निर्देशक का जो अभी करंट में चल रहा है दस्तावेज सत्यापन, उनमें भी हमारे द्वारा जो गाइडलाइन दी जा रही है उससे आप देख सकते हैं 99% तक विद्यार्थियों को राहत मिलती है। क्योंकि दस्तावेज सत्यापन में विभिन्न प्रकार की छोटी से छोटी समस्याएं हमारे द्वारा समाधान करवाया जाता है। तो आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले दिनों में जो भी हमारी अपडेट आएगी वो आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए, आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं हो। तो हम बात करते हैं कि जो ये आपका काउंसलिंग लेटर है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। काउंसलिंग लेटर में अभ्यर्थी का नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, वर्ग रहेगा और जन्म दिनांक रहेगी। यहाँ जन्म दिनांक और मैंने प्राइवेसी की कंसर्न से हाइड किए हैं, जिस भी अभ्यर्थी का है उसकी निजता के लिए मैंने हाइड किया है। और हम बात करते हैं, अब देखें आप इसके अंदर क्या क्या है। जो पहला प्रपत्र फर्स्ट, जो प्रपत्र फर्स्ट है, पहला ही पेज है आपकी काउंसलिंग लेटर का, उसके अंदर ये कुछ इस प्रकार से सूचनाएं दे रखी है। अब कैसे क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें दे रखा सेकेंडरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो सेकेंडरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगभग अगर बात की जाए तो सबके पास सिंगल वाली मार्कशीट होगी। जिनके पास सिंगल लंबी वाली मार्कशीट है उसके अंदर सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक के अंदर ही है। आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा प्रमाण पत्र में अंक तालिका, यानी मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों एक में ही होंगे। और जिनके छोटी छोटी वाली मार्कशीट है 10वीं की और 12वीं की छोटी छोटी मार्कशीट है उनके साथ उनका सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग है। तो जिनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक है उनको तो वो एक ही सब्जेक्ट बनना है, एक ही पासिंग ईयर हो जाएगा और वो सारी सूचनाएँ हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी की बात करें। जैसे मार्कशीट डाली, मार्कशीट में आपके 10वीं की सब्जेक्ट, तो 10वीं में सब्जेक्ट आपको लगभग को ऑल सब्जेक्ट लिखना, ऑल सब्जेक्ट करके लिख दो। पासिंग ईयर, जो आपका पासिंग ईयर है वो मार्कशीट पे लिखा रहेगा, जैसे 2017, 18 जो भी है उसके ऊपर लिखा रहेगा। या आपको नीचे नीचे जो रिजल्ट डेट होती है वो डेट आप उसमें डाल दो। पासिंग ईयर वो हो जाएगा। उसके बाद हाँ या नहीं, साक्ष्य संलग्न, मतलब कॉपी आपने संलग्न की नहीं, फोटोकॉपी जो लगा रहे हो तो इसलिए यहाँ पे हाँ करना है। और संलग्न पृष्ठ संख्या, तो आपको क्या करना है, फोटोकॉपी पे भी एक पृष्ठ संख्या दर्ज करनी है और वही पृष्ठ संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है। मतलब कितने नंबर पे फोटोकॉपी लगा रही है, 1 नंबर पे, तो यहाँ पे 1 नंबर पे वो फोटोकॉपी हो जानी है। यहाँ पर 1 नंबर लिख देना और उस फोटोकॉपी पे भी 1 नंबर लिख देना, जिससे कि संलग्न पृष्ठ संख्या हो जाए। इसी तरह सर्टिफिकेट का करना है, अगर अलग है तो अलग करना है और एक है तो वही डिटेल सेम कॉपी कर देनी है। बात करें सीनियर सेकेंडरी, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट वही सेम। जिनके सिंगल है एक मार्कशीट है उनके तो दोनों एक में ही हैं, और जिनके अलग अलग है वो अलग अलग सूचना भर दो। सब्जेक्ट भर दो सीनियर सेकेंडरी में। जिनके आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है वो यहाँ पे सब्जेक्ट भर दो। साइंस वालों को साइंस भर दो, आर्ट्स वाले आर्ट्स भर दो, कॉमर्स वाले कॉमर्स भर दो। पासिंग ईयर जो आपकी मार्कशीट पर लिखा रहेगा डेट के साथ में वही पासिंग ईयर डाल दो। साक्ष्य संलग्न यानी फोटोकॉपी लगाई है, हाँ करना है तो हाँ तो करना ही इनमें। फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट की बात करें तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी ऐसे ही करना है आपको। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों साल की आपको लगानी है।
ठीक है। उसके बाद अब उनका पासिंग ईयर भी डालना है, फर्स्ट ईयर का कौन सा पासिंग ईयर है, सेकंड ईयर का कौन सा है, थर्ड ईयर का कौन सा है। ऐसे ही पासिंग ईयर डालने के बाद में हाँ या नहीं साक्ष्य संलग्न यानी फोटोकॉपी लगाई कि नहीं लगी, लगानी है और हाँ करना है और पृष्ठ संख्या उसमें डाल देनी है। उसके बाद बात आती है डी नंबर जो दे रखा है वो ग्रेजुएशन मार्कशीट के अंदर डी नंबर दे रखा है, ग्रेजुएशन डिग्री के अंदर कुछ लोगों के पास प्रोविजनल डिग्री है तो वो भी चलेगी और जिनके पास ओरिजिनल डिग्री है वो भी चलेगी। तो प्रोविजनल डिग्री का यहीं पे वही सब्जेक्ट डिग्री का सब्जेक्ट जो डाल देंगे, क्योंकि वही जो स्नातक में आपके सब्जेक्ट रहेंगे वही डिग्री में सब्जेक्ट रहेंगे। और पासिंग ईयर आप डाल दो और हाँ या नहीं यानी साक्ष्य संलग्न है या नहीं हाँ कर दो और संलग्न प्रश्न संख्या डाल दो। फाइनल मार्कशीट और प्रीवियस मार्कशीट, ये पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने पीजी कर रखा है उनके लिए प्रीवियस ईयर की मार्कशीट और फाइनल ईयर की मार्कशीट दोनों की मार्कशीट डालनी है। पासिंग ईयर डालना है हाँ या नहीं हाँ और संलग्न प्रश्न संख्या और प्रश्न संख्या उस पर दे देना है। और उसके बाद अगर बात करें अपन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो प्रोविजनल डिग्री लगा दीजिए और ओरिजिनल डिग्री है तो ओरिजिनल डिग्री लगा दीजिए। उसके बाद आता है कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जिसके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री है तो कंप्यूटर डिग्री डिटेल डाल दो यहाँ पे, और डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की डिटेल डाल दो, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट की डिटेल डाल दो। उसके बाद अदर में भी अगर कोई अगर आपके पास कोई योग्यता है शैक्षणिक योग्यता संबंधित हो या कुछ और हो, इनके अलावा अगर आपके पास कुछ बच रहा तो डाल दो। अब कुछ लोगों की जो समस्या आने वाली है वो मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आएगी। उनके आएगी जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कर रखी हो या पीजी साथ में करो तो उनके आएगी, तो उनको चिंता नहीं करनी है। उनको किसी एक कॉलम में या इनमें जैसे सूचना है तो उनको उस हिसाब से अपने हिसाब से थोड़ा स्वविवेक से एडजस्ट कर लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना कुछ नहीं है। आपके डाटा जो है ओरिजिनल होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, मेन चीज़ें हैं यहाँ। आप अपने स्वविवेक से उसकी एंट्रीज़ को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो फिक्स दे रखे हैं। अगर आपके पास किसी के पास अगर इंटीग्रेटेड कर रखा हो यूजी एंड पीजी कर रखा हो साथ में कर रखा हो ऐसा कुछ हो तो वो अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट कर लें। अब अगली तो सेकंड नंबर की एंट्री है, ये अपने डॉक्यूमेंट के बाद में सेकंड नंबर एंट्री आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर पूर्ण परिस्थितियाँ भर दी गई हैं हाँ या नहीं करके हाँ कर देना और प्रश्न संख्या उसकी डाल देना। इनकी कोई प्रश्न संख्या होगी नहीं क्योंकि इनका तो कुछ नहीं है, और हस्ताक्षर कर दिया तो पूर्ण आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर पूर्ण प्रविष्टियाँ भर दी गई तो ये अपने हाँ कर देना, और जो आवेदन पत्र जो है उसका क्रम संलग्न संख्या आवेदन पत्र की वो लगा देनी है। क्या आवेदक माननीय न्यायालय की वती से हम परीक्षा में सम्मिलित हुआ, अगर कोर्ट के ऑर्डर पर अगर इसमें सम्मिलित हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर से परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तो वो अपने को यहाँ पे डालना और साक्ष्य डालना और उसकी प्रश्न संख्या डालनी, मतलब साक्ष्य यानी फोटोकॉपी लगाई नहीं ऑर्डर की, जो कोर्ट के ऑर्डर की। विवाह संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र और शपथ पत्र, विवाह के संबंधित मतलब मैरिज सर्टिफिकेट और शपथ पत्र, यदि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके अलावा अगर शपथ पत्र लगा रहे तो शपथ पत्र हाँ या नहीं साक्ष्य संलग्न है या नहीं, और प्रश्न संख्या। राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश प्रस्तुत किए गए हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके नियुक्ति आदेश ज्वाइनिंग ऑर्डर जो है वो यहाँ पर आपको संलग्न करना है। जन्म दिनांक सहित संतान संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जन्म दिनांक संबंधित तो हो गया, मार्कशीट आपकी 10th की मार्कशीट है वो जन्म दिनांक के लिए हो गई, और संतान संबंधी शपथ पत्र जो आप प्रस्तुत करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे हाँ या नहीं करना है और प्रश्न संख्या डालनी है। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में है या तो नहीं है, यदि हाँ तो संलग्न जो आपकी भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन होने संबंधित कोई भी अगर जो प्रूफ है या कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ लगाना है और उसकी भी प्रश्न संख्या यहाँ पर लिखनी है। 8 नंबर में क्या आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर प्रश्न संख्या का अंकन कर आवेदन पत्र में संलग्न सूची है वही सूची में प्रश्न संख्या अंकित कर दी गई है। तो ये चीज़ वो है जो आप सारा काम कर रहे हो कर दी गई है, हाँ या नहीं करके आप उसको कर दो। अब लिखा हुआ है इस पर नोट, इस प्रपत्र के साथ अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जिनका अभ्यर्थी आवश्यक रूप से अवलोकन करें। तो अगले वाले पेजों में जो दिशा निर्देश है वो पढ़ेंगे, और नीचे आपको आवेदक के हस्ताक्षर और दिनांक, जिस दिनांक को आप भर रहे हो वो दिनांक और हस्ताक्षर आपको इसमें कर देना है। तो ये चीज़ हो गया, पहला प्रपत्र 1 हो गया जो आपके चेकलिस्ट इसको कहा जाता है चेकलिस्ट। इसमें चेकलिस्ट है कि आपके ये डॉक्यूमेंट होगी ताकि जब डीवी कराने जाओगे या काउंसलिंग कराने जाओगे तो वो सीधा जो मेंबर होंगे टीम मेंबर होंगे वो इसके अकॉर्डिंग ही सारे आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। अब बात करते हैं अगले पेज के अंदर। अगले पेज के अंदर जो आपका काउंसलिंग लेटर है पात्रता जांच प्रपत्र नाम दे रखा है इसको, ये केवल कार्यालय उपयोग है तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं करनी है। इसके अंदर आपके कुछ सीरियल नंबर रहेंगे, जैसे सीरियल नंबर इसमें 14 है, काउंटर नंबर 2 रहेगा, काउंसलिंग डेट और रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, जैसे इनका 4 नवंबर 2022 को है और 9 बजे सुबह है, मतलब फर्स्ट पारी में है। तो इस प्रकार से आपका काउंसलिंग का टाइम, रिपोर्टिंग टाइम और डेट रहेगी, और रोल नंबर है, एप्लीकेशन आईडी है, नेम और फादर नेम है, कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ है। ये चीज़ें देख लेना आप एक बार, अगर कोई त्रुटि हो तो आप दोबारा संशोधन करवा सकते हो इसमें, हालांकि इतना कुछ नहीं होगा, किसी के भी कोई असर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इसमें ये जो सूचना दे रखी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो वो आपके फॉर्म से ली गई है। फॉर्म में जो आपने सूचनाएं दी वो सूचनाएं इसमें दी गई है, देख लो। इसमें दे रखा है जैसे सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री जो है मैथमेटिक्स के अंदर MSc कर रखी हो, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स जो है वो है, उसके साथ ही कंप्यूटर डिग्री एंड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है।
अब ये जो दे रखी है ये आपके काम की नहीं है, आपके काम की नहीं है, ये आप जो हैं वहाँ जाने के बाद में जो आपका दस्तावेज सत्यापन या काउंसलिंग जो करेंगे वो इसमें हाँ या ना या अपनी जो एंट्रीज है वो खुद करेंगे और आगे भेजेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे बोर्ड को। अब इसी को पढ़ लेते हैं ताकि जो आपको पता चली जाए क्या चीज़ें हैं कुछ, कि आवेदन पत्र 2 प्रतियों में भरा हुआ हो। आवेदन की कितनी प्रतियाँ चाहिए? 2 प्रतियाँ। घोषणा पर हस्ताक्षर, जो पूर्व में हमने ऊपर लिखा हो घोषणा में हस्ताक्षर। दोनों आवेदन पत्रों पर फोटो चस्पाओ, दोनों पर अपने को फोटो चिपकानी है। सत्यापित अटेस्टेशन फॉर्म संलग्न, दोनों के साथ में 2-2 पेज का तो अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो संलग्न होना चाहिए। और एक को आयु और आयु में छूट का कारण 1/1/2022 को अगर आयु कितनी है और आयु में छूट का कोई कारण हो तो वो यहाँ पे लिखना है आपने को। आयु की दृष्टि से पात्र अपात्र करने का काम उनका अपने को नहीं है। आवेदित वर्ग में पात्र या नहीं है तो कारण वगैरह लिखना है, वो उनका लिखने का कारण अपने को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेवानिवृत्ति संबंधित दिनांक, इसमें भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक एनओसी जारी करने की दिनांक, दोहरा लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र, ये तीनों चीज़ें जो एक्स सर्विसमैन है उनको ये तीनों चीज़ें यहाँ उपलब्ध करवाई देनी, जैसे सेवानिवृत्ति संबंधित एनओसी और दोहरा लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र। दोहरा लाभ नहीं लेने का जो शपथ पत्र जो एक्स सर्विसमैन देंगे वो इसमें मेंशन रहेगा, तभी वो हाँ करेंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता परीक्षा तिथि 8/7/2022, मतलब 8 जुलाई 2022 तक आप योग्यता पूर्ण है या नहीं वो भी इसमें करना पड़ेगा। क्या विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पात्र हैं? विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पात्र है या नहीं है? अगर पात्र होगा तो हाँ कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं कर देंगे। कि संतान की संख्या के आधार पर पात्र हैं, तो संतान का भी नियम है कि भाई 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, तो उसके अनुसार भी आपका हाँ या नहीं कर दीजिए। माननीय न्यायालय के आदेश से प्रविष्ट हैं तो संक्षिप्त विवरण, जांचकर्ता की टिप्पणी, स्पष्ट अस्पष्ट सशर्त और अपात्र, ये सारी चीज़ें वो आपके दस्तावेजों में देखेंगे। कमी बेसी रहेगा कुछ तो उसके हिसाब से आपको वो टिप्पणी कर देंगे और आगे भेज देंगे। जांचकर्ता का नाम आ जाएगा, पद नाम आ जाएगा और दिनांक आ जाएगी। ये 1 2 3 4 जो जितने भी चारों रहेंगे, चारों एक टीम में 4 मेंबर रहेंगे, वो चारों के इसमें साइन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। ये था आपका जो पात्रता से जांच संबंधित जो पत्र था, प्रपत्र, जो बोर्ड के जो टीम मेंबर हैं जो आपका ड्यू करेंगे वो भरेंगे। इसको आपको नहीं भरना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना आपको। तो थर्ड पेज है वो कुछ इस प्रकार से है, काउंसलिंग लेटर जिसको बोलते हैं, लेटर फॉर काउंसलिंग। इसमें आपको नंबर दे रखे हैं, सीरियल नंबर दे रखे हैं और डेट दे रखी है सेम जो जिस दिन का प्रपत्र आपको जारी हुआ है। उसके अलावा नेम, रोल नंबर, फादर नेम, कैटेगरी और कैंडिडेट का एड्रेस जो है इसमें दे रखा। एक बार आप वेरीफाई कर ले, आपको सारी डिटेल्स वो इस काउंसलिंग लेटर में सेम होनी चाहिए जो आपने आपकी रियल में है या आपने जो फॉर्म में भरी है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रिपोर्टिंग का टाइम दे रखा है, डेट दे रखी है और काउंटर नंबर दे रखे हैं इसमें, जैसे काउंटर नंबर इसमें 2 दे रखे हैं और इसमें जैसे सीरियल नंबर दे रखे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं। एडवर्टाइजमेंट के नंबर दे रखे हैं और कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। तो मैं आपको एक बार सही से समझा देता हूँ। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द कमीशन हैव डिसाइडेड टू कॉल यू फॉर काउंसलिंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 2021 इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। यू आर देयर फॉर एडवाइज टू अपीयर ऑन अबव मेंशन डेट एंड टाइम एट कमीशन ऑफिस घूघरा घाटी जयपुर रोड। ये अपने जो आपका आरपीसी का जो एड्रेस है वो दिया हुआ है, घूघरा घाटी जयपुर रोड पर है, अजमेर। बस स्टैंड जब आप आओगे अजमेर के अंदर, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जहाँ से भी आप जाओगे तो आपको घूघरा घाटी ये आरपीसी के लिए ऑटो मिल जाएंगे, बसें मिल जाएगी। जयपुर जो बसें जाती है, जयपुर रोड की सारी बसें उसी एरिया से निकलती है, घूघरा घाटी से होकर निकलती हैं। तो आपको आवागमन में कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर किसी को परेशानी आती है आवागमन में या किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो मेरे को कमेंट करके बता दें या मेरे को डायरेक्ट पर्सनल मैसेज कर दें, मैं गाइड कर दूँगा क्योंकि अजमेर से मेरा काफ़ी अच्छा जुड़ाव रहा है। अब बात करते हैं 2 कॉपीज़ ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड विथ अटेस्टेशन फॉर्म अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर एंड RS50 IPO फीस। तो 2 कॉपीज़ लेनी है अपने को डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की, ड्यूली फिल्ड होना चाहिए विथ अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म के साथ, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म दोनों के दोनों प्रिंट, दोनों के दोनों आपको भरे हुए होने चाहिए अटेस्टेशन फॉर्म के साथ। अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए किससे, गजेटेड अधिकारी। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। स्कूटनी फॉर्म जब बताऊंगा किस प्रकार से क्या भरना है, तो स्कूटनी फॉर्म जब पूरा कंप्लीट आपको भरना बताऊंगा उसी टाइम मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से अटेस्टेशन फॉर्म भरना है और कहाँ आपको गजेटेड के सिग्नेचर कराना है। 50 रुपये का आपको पोस्टर ऑर्डर लाना है, खाली लेके आना है, भरना नहीं है वहाँ पे, जिस प्रकार से आपसे भरवाया जाए वो भी भरना है, वरना वो वेस्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि आप कुछ और लिख के लेके आ जाओगे और वहाँ कुछ और लिखा जाएगा। तो इस हिसाब से आपको 50 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लाना है साथ में। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़
एंड विद डिटेल्ड एप्लीकेशन डिटेल्ड मतलब भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी डिप्लोमा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, वो सारी मार्कशीट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वगैरह लेके। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट डिग्री एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, देखो ये लिखा हुआ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड है, किसी को भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC MBC नॉन क्रीमी लेयर EWS ऑफ राजस्थान, ये आपको लेके आने हैं, जो जिससे संबंधित जिस कैटेगरी से संबंधित है उनको उनके कास्ट सर्टिफिकेट। जनरल को कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, जनरल वालों के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लाना है। जनरल वाला यदि EWS का है तो ज़रूर उनको सर्टिफिकेट लेना, और सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, राजस्थान का होना चाहिए जिस फॉर्मेट में, और जो EWS जो होना चाहिए वो प्रीफरेबली विथ फोटो वाला EWS होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ PH कैंडिडेट नॉट लेस देन 40%, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लाना PH कैंडिडेट के लिए 40% से नीचे नहीं होना चाहिए। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफिडेविट, अगर आपकी शादी हो रखी है तो मैरिड वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाना है, और नहीं है तो उसकी जगह आपको शपथ पत्र देना है। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 2 फोटोज़ आपको पासपोर्ट साइज़ लेना है, वो तो आप जितनी मर्जी चाहो लेके चले जाना, और चिपकानी है जो चिपकानी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा 2-4 फोटो रखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर मांगे तो दे देना। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस मस्ट ब्रिंग BC MBC EWS सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान विच शुड नॉट बी इश्यूड बिफोर 1 ईयर। यानी OBC EWS MBC इनको अपना प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो फॉर्मेट चलता है वही लेके आना, और अदर कोई फॉर्मेट में आपका जो ये सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और अगर 1 साल से पुराना है तो आप शपथ पत्र दे दो, और 1 साल तक का बिना शपथ पत्र भी आपके चलेगा। और नए पुराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि EWS OBC के लिए वो अभी आगे बता दिया जाएगा, नए पुराने की कोई दिक्कत नहीं है, नया पुराना भी अभी गवर्नमेंट ने मान्य कर दिया, स्पेशल ऑर्डर निकाल दिया MBC OBC के लिए नए पुराने की समस्या को दूर करने के लिए। देयर विल बी नो चेंज इन काउंसलिंग डेट एंड टाइम, काउंसलिंग के डेट एंड टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। योर एडमिशन टू काउंसलिंग इज़ प्रोविजनल सब्जेक्ट टू योर एलिजिबिलिटी एज पर एडवर्टाइजमेंट रूल है। आपकी जो ये काउंसलिंग के जो एडमिशन है वो प्रोविजनल मतलब अस्थायी है, आपको जो नियमों के अनुसार विज्ञप्ति में जो नियम दिए गए उसी के अनुसार क्या किया जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा। और फर्दर डिटेल इंक्वायरी प्लीज सी इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट एट कमीशन वेबसाइट, कमीशन की वेबसाइट के अंदर जो कैंडिडेट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट सेक्शन या जो कैंडिडेट टैब है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, दिशा निर्देश देखे वो देखें और ज़्यादा जानकारी के लिए। देयर विल बी नो क्लेम फॉर TADA, क्लेम आप किसी भी प्रकार के TADA के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे को जो TADA दो वो आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अपन अगले पेज की। अगला पेज जो है दिशा निर्देश का है, बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है, ध्यान से इसको एक बार मेरे साथ में ध्यान से पढ़ ले, जिससे कि आपको आवेदन फॉर्म जो भरने में दिक्कत नहीं है। आप 5-10 मिनट बचाने के चक्कर में आपका पूरा फॉर्म ख़राब हो जाएगा। एक फॉर्म 12 पेज का होता है, एक पेज में गलती हुई पूरा पेज ख़राब हो जाएगा, पूरा फॉर्म ख़राब हो जाएगा, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, फिर आप दोबारा भरोगे फिर और गलती होने की संभावना रहेगी। इससे अच्छा है कि आप पहले एक बार मेरा ये वीडियो देख लें और पूरा ध्यान से भरें। अब बात करते हैं इसमें तो दिशा निर्देश दे सकें, मैं एक एक पढ़ के आपको बता देता हूँ, जो भी महत्वपूर्ण डिटेल रहेगी वो आपको बता दूंगा। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में विस्तृत आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त करते हुए पात्रता की जांच की जाएगी। ऑफलाइन लिया जाएगा, कोई ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन की संभावना ही थी लेकिन कम कैंडिडेट को देखते हुए कहीं RPSC ने ये ऑफलाइन ही कर दिया है। अतः अभ्यर्थी को निम्नलिखित दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और आवेदन पत्र में संलग्नक और मूल दस्तावेजों को व्यक्तिगत निर्धारित काउंसलिंग स्थान पर निर्धारित दिनांक और समयावधि में उपस्थित होना है। निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी हुई। अब मैं सबसे बड़ी विडंबना ये रही, कई अभ्यर्थी इन दिशा निर्देशों को एक बार भी नहीं पढ़ते, वो एक आंख से देखते हैं और चले जाते हैं, पढ़ते ही नहीं, जिसकी वजह से गलतियाँ होती है। तो आप आलसी ना बने, इसको एक बार बिना आलस्य के आप एक बार पढ़ लें, जिससे कि आपका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। दूसरा नंबर पॉइंट, जो आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र के साथ 2 अतिरिक्त प्रपत्र भी जारी किए गए। जो विस्तृत आवेदन पत्र हैं, डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म जो है, उसके अलावा 2 अतिरिक्त प्रपत्र जो मैंने बताया था, प्रपत्र फर्स्ट और एक चेकलिस्ट। प्रपत्र फर्स्ट यानी चेकलिस्ट, और दूसरा था जा वो पात्रता का था, जो आपके वो वहाँ पर जो है टीम द्वारा वो भरा जाएगा। जिन अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर विस्तृत आवेदन के साथ आवेदन के मुख्य पृष्ठ के ऊपर संलग्न किया जाना है। जो 2 अतिरिक्त प्रपत्र है वो आवेदन से डाउनलोड वेबसाइट, आयोग की जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर लेना है, और उनको क्या करना है, मुख्य पृष्ठ के ऊपर संलग्न, मतलब सबसे ऊपर उनको ही संलग्न करना है। जो आपने काउंसलिंग लेटर के साथ डाउनलोड किए जो प्रपत्र हैं उनको ही आपको सबसे ऊपर रखना। प्रथम जो प्रपत्र है, प्रथम प्रपत्र चेकलिस्ट वाला है, आपको प्रथम पेज के रूप तौर पर रखना है, और अभ्यर्थी द्वारा स्वयं भरा जाना है, ठीक है, नीचे हस्ताक्षर भी उसमें करने हैं।
द्वितीय प्रपत्र जो है वो आयोग स्तर पर की जाने वाली पात्रता जांच संबंधी सीट है। इसमें आंशिक रूप से प्रिंटिंग है और शेष कॉलम की पूर्ति आयोग स्तर पर की जानी है। इसमें अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का इंद्राज नहीं करें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रपत्र जो है पात्रता जांच से संबंधी प्रपत्र है उसमें आपको कुछ भी नहीं बनना है। द्वितीय पेज के रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न। फर्स्ट पेज हो गया आपका प्रपत्र चेकलिस्ट, और सेकंड जो प्रपत्र हो गया वो जो आयोग से जांच पात्रता जांच संबंधी सीट है वो हो गया। फर्स्ट उसको रखना है, सेकंड इसको रखना है। अब बात करते हैं विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म 2 प्रतियों में तथा संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज 1 प्रति में प्रस्तुत करने हैं। सबसे बड़ी बात है कि संलग्न किए जाने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट वो 1 प्रति में प्रस्तुत करने, एक ही फोटोकॉपी लगानी है। लेकिन मेरा ये कहना रहेगा कि आप सभी दस्तावेजों की 2-2 कॉपी करके लेके जाएं। मेरा आपसे यही कहना है कि आप सभी दस्तावेजों की 2-2 कॉपी लेके जाएं। वहाँ पर अगर मान लो टीम द्वारा मांगा जाता है 2 कॉपी, तो आपको 2 कॉपी दे देनी है। वैसे इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 प्रति में ही प्रस्तुत करना है, लेकिन फिर भी एनी हाउ, क्योंकि प्राचीन समय से या अभी से जितने भी डीवी हो रहे हैं वर्तमान में या पहले जो भी हुए उनमें सभी में 2-2 सेट बनाते थे और 2-2 फोटोकॉपीज लगती थी। उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी अन्यथा नहीं है। और जो नियम के अनुसार अगर बात करें, इसमें जो दिशा निर्देश दिए उसके अनुसार 1-1 प्रति लेके जाना है। जो इसके अनुसार दिशा निर्देश के अनुसार कहते हैं भाई मैं नहीं इतना ही लेके जाऊँगा, 1 प्रति लेके जाऊँगा, तो वो 1 प्रति लेके चले जाए। विस्तृत आवेदन पत्र अटेस्टेशन फॉर्म की सभी प्रविष्टियों को पूर्ति सावधानीपूर्वक कर मैं राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम की सील के प्रस्तुत किए जाने। यदि कॉलम में लागू नहीं हो तो लागू नहीं इंगित करें, और साथ ही 50 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर बतौर शुल्क विस्तृत आवेदन पत्र के साथ लगेंगे। सबसे ऊपर इसको ही रखना है, 50 रुपये का जो आपका पोस्टल ऑर्डर रहेगा वो मैंने पहले ही बता दिया, तो आपको कुछ नहीं करना। कैसे कैसे क्या पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। अब संलग्न की बात करें तो संलग्न में कौन कौन सी क्या क्या लगानी है, तो देख लो। सभी दस्तावेज लगाने, शैक्षणिक ऊपर शैक्षणिक होगी तो अंक तालिकाएं सभी संलग्न करनी है। जो पीजी है स्नातकोत्तर जो के 2 वर्ष की अंक तालिकाएं आवश्यक रूप से आपको संलग्न करनी है। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जहां लागू हो वहां विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, विवाह विच्छिन्न प्रमाण पत्र, डिग्री, विधवा होने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज हैं उनकी स्व प्रमाणित फोटो प्रतियां भी आवश्यक रूप से साथ लेकर आओ। यदि अभ्यर्थी सेवारत है और तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी भी संलग्न करें। ठीक है। अब बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट। अभ्यर्थी द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातकोत्तर अन्य योग्यता की सभी अंक तालिकाएं प्रमाण पत्र डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाने हैं। स्नातकोत्तर उपाधि में डिवीजन प्रतिशत का उल्लेख प्रमाण पत्र आवश्यक है। जो पीजी की है ना उपाधि, उसमें डिवीजन और प्रतिशत का उल्लेख और प्रमाण पत्र आवश्यक है। अब बात करते हैं फोटो हस्ताक्षर की। विस्तृत आवेदन पत्र अटेस्टेशन में जहाँ भी फोटो लगाई जानी है वहाँ फोटो लगाएं, और जहाँ हस्ताक्षर किए जाने वहाँ पर हस्ताक्षर करें। कहाँ हस्ताक्षर करने, कहाँ फोटो लगानी है वो मैं आपको भी जब डिटेल फॉर्म भरना बताऊंगा तब बता दूंगा। जाति प्रमाण पत्र की अगर बात करें, SC ST OBC MBC श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामलों में राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर पिता के नाम के आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी मान्य होंगे। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र आयोग को प्रस्तुत करेगा। जो चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उनके सभी के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पिता के नाम से जारी हुआ ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। आर्थिक कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर से जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। EWS के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है कि नवीनतम ही आपको प्रस्तुत करना है। विधवा श्रेणी की अगर बात करें, विडो कैटेगरी जो है उस श्रेणी के अभ्यर्थी साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यानी या तो ये आपके पास है विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र और पति के जो मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, ये नहीं है तो पति पत्नी की कोई संयुक्त ID, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID या अथवा अन्य प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें जिसमें पति पत्नी होने का उल्लेख हो। इस श्रेणी के अभ्यर्थी पुनर्विवाह किए जाने और नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित पर घोषणा पत्र संलग्न करें। जो आपको विधवा होने का प्रमाण पत्र देना होगा, उसके अलावा आपको पुनर्विवाह नहीं किए जाने के संबंध में भी घोषणा पत्र जो है वो साइन करके इसमें लगाना होगा। घोषणा पत्र वही एफिडेविट बनेगा, शपथ पत्र बनेगा। विवाह विच्छिन्न श्रेणी, उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त ID हो तो वो भी संलग्न करें। इस श्रेणी में के अभ्यर्थी पुनर्विवाह किए जाने संबंध फोटो युक्त हस्ताक्षर सेम वही है जो वीडियो कैटेगरी में था। देख तो आपको अगर तलाक है तो तलाक की डिग्री प्रस्तुत करनी है कोर्ट द्वारा, अगर वो नहीं है तो पति पत्नी का संयुक्त ID हो तो वो संलग्न करना है। और इसके अलावा पुनर्विवाह नहीं करने का जो है वो घोषणा पत्र जो है वो भी आपको शपथ पत्र बनाकर वो भी प्रस्तुत करना है। अब बात करें भूतपूर्व सैनिकों की, तो भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में जो एक्स सर्विसमैन की डायरी, पेंशन, PPO कार्ड की फोटो प्रति, सेना द्वारा सिविल सेवा हेतु जारी NOC, सेना में सेवा के दौरान प्राप्त की गई उच्च शिक्षा की स्वीकृति द्वारा लाभ नहीं लेने संबंधी दस्तावेज एवं शपथ पत्र संलग्न करें। ये सारे दस्तावेज आपको संलग्न करें। शॉर्ट सर्विस कमीशन में नियुक्त रहे कार्मिक ग्रेच्युटी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी कार्मिक कर 2 विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/12/2020 के अनुसार सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र और सेना द्वारा जारी NOC की प्रति एवं अन्य वांछित दस्तावेज भी संलग्न करें। तो ये सभी दस्तावेज जो आपको एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, और ये सभी आपको अपने हिसाब से जो जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी के हिसाब से वो सारे डॉक्यूमेंट आपको पेश करने हैं।
अब बात करते हैं विशेष योग्यता प्रमाण पत्र जो है पीएस कैंडिडेट के लिए है, वो आपको निष्पक्षता का प्रमाण पत्र और जिसमें निष्पक्षता शब्द का निष्पक्षता का स्पष्ट उल्लेख हो, मतलब किस कैटेगरी के अंदर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी का उसके अंदर क्या होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए, और निष्पक्षता 40% से कम उल्लेखित नहीं हो, 40% से अधिक ही आपकी निष्पक्षता होनी चाहिए। शासन द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिए गए निर्णय के क्रम में जारी प्रपत्र दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है के लिए आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यर्थियों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये अधिक है और जिन्होंने अपेक्षित पूर्ण शुल्क जमा नहीं कराया है, वह शुल्क की अंतर्राशि भारतीय पोस्ट ऑर्डर के रूप में मई प्रार्थना पत्र निर्धारित काउंसलिंग स्थान पर जमा कराएं। तो इसमें सबसे पहले बात अगर करते हैं जिन्होंने फीस में परीक्षा फीस में छूट ली है 100 रुपये की, जिन्होंने छूट ली है और जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, उनको तो अपना आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला गजेटेड, उसमें गजेटेड द्वारा वेरीफाई होगा, 2 गजेटेड के उनमें साइन होंगे राजपत्रित अधिकारी की, और उसके बाद में नोटरी होगी, और नोटरी होने के बाद में आपका 4 पेज का जो प्रमाण पत्र बनेगा उसमें वो प्रमाण पत्र आपको आय प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम का वो प्रस्तुत करना होगा। और 2.5 लाख से कम है अगर पिता नहीं है तो माता के नाम पर, 2.5 लाख से कम अगर आय है तो, और आपने छूट ली है तो, नहीं तो नहीं। छूट नहीं लिए तो आपको आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, छूट ली है तो आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। और जिन्होंने गलती से 2.5 लाख से कम आय दर्शाती है, जिनकी 2.5 लाख से अधिक है, उनको कुछ नहीं करना है। जो फीस के अंतर की राशि यानी 100 रुपये अगर कम उनके लगे तो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, 50-50 के 2 पोस्टल ऑर्डर और एक एप्लीकेशन आपको काउंसलिंग के समय लेकर आनी है। अब बात करते हैं 14 नंबर पॉइंट की, अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु आयोग की वेबसाइट पर जारी किए गए काउंसलिंग पत्र, स्वयं का फोटो, आईडी प्रूफ और नवीनतम 2 पासपोर्ट साइज की फोटो अवश्य लेकर आएँ। क्या क्या लेकर आना है? काउंसलिंग पत्र, स्वयं का फोटो, आईडी प्रूफ, नवीनतम 2 पासपोर्ट साइज के फोटो अवश्य लेकर आने हैं। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा निर्देशों की पूर्णतः पालना करनी है। अभ्यर्थियों को मास्क पहनकर रहना है, साथ ही काउंसलिंग पत्र दिखाने और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही काउंसलिंग प्रवेश में दी जाएगी। ये तो कोविड-19 संबंधी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है आपको। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्तर पर उपस्थित होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा। इस हेतु अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थियों की। तो आपको एब्सेंट नहीं रहना है और 30 मिनट पूर्व यानी 30 मिनट का वो बोल रहे आप 1 घंटा पहले चले जाना, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ताकि आपका आराम से हो जाए। बाकी बाद में मौका दिया जाए नहीं दिया जाए इसका स्पष्ट इसमें उल्लेख है कि जिम्मेदारी किसकी रहेगी, स्वयं अभ्यर्थी रहेगी। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई भी दैनिक यात्रा भत्ता दे नहीं है, तो टीए किसी प्रकार का आपको नहीं मिलेगा। ये सभी आपके नियम थे, 4 पेज थे जिनमें से आपको देख लिया आपने, मैंने बता दिया है। इसमें एक तो काउंसलिंग लेटर है, एक प्रपत्र एक है जो आपको खुद को पढ़ना है, और एक जो है वो है पात्रता जांच संबंधी जो आयोग के अधिकारी जो होंगे वो भरेंगे, और एक में दिशा निर्देश है। ये 4 प्रकार के थे और जिसमें सारे दस्तावेज से संबंधित जो भी सूचना थी और क्या क्या करना है, क्या क्या लाना है, किस प्रकार से करना है, वो मैंने सारा आपको इसमें साथ में पढ़ते हुए सारा एक एक बिंदु वाइज आपको डिटेल में बता दिया है। अब हम चलते हैं स्क्रूटनी फॉर्म की ओर, अपना जो चौथा पॉइंट क्या है उसके ऊपर चलते हैं अपन। 4th नंबर पॉइंट है स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अटेस्टेशन फॉर्म भी कैसे भरा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा भर के बताऊंगा। आप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें, ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। और आरपीएससी में भी अपनी अच्छी जान पहचान है, तो उसकी भी आप चिंता नहीं करें। आरपीएससी से जिस प्रकार से जैसे भी सूचना आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जैसा कि वीडियो तो बड़ा हो गया, लेकिन आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपके जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मेरा यही सबसे निवेदन रहेगा, वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको लाभ मिले। अब हम बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म का। ये मैंने आरपीएससी की साइट से डाउनलोड किया और मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इसमें कुछ प्रारंभिक जो है दिशा निर्देश दे रखे हैं, वो अगर दिशा निर्देश आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मैं और पढ़ूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए अपन चलते हैं अपने स्क्रूटनी फॉर्म पर। तो चलते हैं आपको इस प्रकार से, देखिए ये दिशा निर्देश है। अभी तक यहाँ से अपना फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आवेदन प्राप्ति की दिनांक, प्राप्ति क्रमांक, ये कार्यालय की प्रविष्टि है जो अपने उन्हीं पढ़नी है। अब बात करते हैं, ये लिखा हुआ विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र। आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम का 50 रुपये पोस्टर ऑर्डर अवश्य लगाएं। तो ये अपने वो पोस्टर ऑर्डर लगानी या फोटो वोटो नहीं लगानी है। यहाँ आपको इस साइड में ये जो दे रखा है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो लगाना है। क्या लगाना है? फ़ोटो लगाना है। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगा दें, उस फोटो पे आपको तिरछे साइन कर देने, आधे फ़ोटो पर और आधे नीचे। उसके बाद पहला जो है वो रोल नंबर की बात हो रही है, तो रोल नंबर आपको यहाँ रोल नंबर डाल देने। रोल नंबर बाद आवेदन पत्र क्रमांक, जो आपके एप्लीकेशन आईडी है वो डाल देनी। मेरिट क्रमांक आपको भी नहीं डालने। पोस्ट ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट नंबर, ये आपको जो आपके पोस्ट ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट यानी पोस्ट ऑर्डर ही है तो पोस्ट ऑर्डर के यहाँ नंबर आ जाएंगे। विज्ञापन संख्या, आपके जो
विज्ञापन जारी हुआ था, एक एएसओ का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था आरपीएससी ने, उसकी विज्ञापन संख्या यहाँ पर डालनी है। पद कोड और क्रम संख्या आपको कुछ नहीं डालना है इसमें। पद का नाम सहायक सांख्यिकी अधिकारी हो जाएगा, विभाग का नाम जो हो जाएगा आरपीएससी। इसमें यहाँ पर अभी जो आप लिखेंगे वो विभाग जो होगा वो आरपीएससी होगा। उसके बाद आरक्षण वर्ग की बात करें रिजर्वेशन के लिए, तो सामान्य वर्ग है तो सामान्य, पिछड़ा है तो पिछड़ा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो भी है उसको हाँ कर दे और बाकी खाली रहने दे या क्रॉस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है उसको। जिस प्रकार से जिस श्रेणी का है उसको वहाँ पे वो कर देना। और कोई विशेष कैटेगरी है जैसे एमबीसी वगैरह तो वो यहाँ पे अपने एक कॉलम खाली दे रखा तो उसमें आप एंट्री डाल सकते हो। मूल निवास या जन्म स्थान की बात करें तो मूल निवास और जन्म स्थान दोनों के अंदर राज्य, फिर जिला, फिर तहसील और अन्य टिप्पणी के अंदर क्या करना है आपको, आप अपना गांव डाल दें। गांव और एक्स्ट्रा कोई अगर इन्फॉर्मेशन डालना चाहिए तो वो यहाँ पर अन्य के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद बात करें अतिरिक्त विशेष श्रेणी, तो आवेदक संबंधित कॉलम में हाँ अंकित करें और शेष कॉलम में क्या करना है आपको क्रॉस का चिन्ह अंकित करना है। अगर एक्स्ट्रा कोई कैटेगरी जैसे महिलाओं के लिए अविवाहित, विवाहित, विधवा, विच्छिन्न विवाह और निःशक्तों के लिए भी इसमें दे रखी है, दृष्टिहीन, मूकबधिर वगैरह, और भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, एनसीसी, इनसे संबंधित अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आपको क्या करना है इसमें उस कैटेगरी से संबंधित हाँ करना है और बाकी के में क्या करना है क्रॉस का चिन्ह करना है, हाँ और क्रॉस का चिन्ह। उसके बाद सेवारत कर्मचारी जो सेवा में है सरकारी सेवा में, उनको वो राज्य सेवा कर्मचारी है या पंचायती राज या सार्वजनिक निगम है, विभागीय कर्मचारी है, अराजपत्रित कर्मचारी है, मंत्रालय कर्मचारी, जो जिस प्रकार से जिस कैटेगरी के अंदर कर्मचारी है उसको उस हिसाब से उसमें हाँ या ना कर देना है। अब आवेदक का पूरा नाम लिखना, श्री, श्रीमती, कुमारी, जो आपके जो सैल्यूटेशन जो है आपका इसमें जो भी आए आपके वो इसमें लगा देना है। जैसे श्री और श्रीमती और कुमारी वो तो आपको पता ही किसके क्या लगता है, उस पर क्लिक, उस पर बाकी तीनों को काट देना है। जैसे जो अगर मान लो लड़का है तो उसको क्या करना है, ये श्रीमती को काट देना है और कुमारी के ऊपर एक लाइन डाल देनी है, ठीक है। और फिर अपना नाम लिख देना जो भी नाम है आपका हिंदी के अंदर। फिर इसी प्रकार से ब्लॉक लेटर्स में तो कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है आपका अपना नाम, वही मिस्टर, मिसेज और मिस, और कैपिटल लेटर में अपना अंग्रेजी में नाम लिखना पूरा, वो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। फिर पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आएगा, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख दो। जहाँ तक है इंग्लिश में लिखे जिससे अच्छा रहेगा, और हिंदी में लिखना चाहो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदक की जन्म तिथि यहाँ पर आ जाएगी, दिन आ जाएगा, महीना आ जाएगा और साल आ जाएगा। विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर ले, उसमें जो आपकी आयु आ रखी है वर्ष, माह और दिन यहाँ उल्टा लिखा रखा है वो यहाँ इसमें एंटर कर दें। फिर नागरिकता आपको डालनी है इसमें, भारतीय या अन्य है तो भारतीय है तो भारतीय पे टिक कर दो, अन्य है तो अन्य, और यहाँ पर भारतीय है तो भारतीय लिख दो, यहाँ पर जो ये खाली जगह डैश दे रखी है ना वहाँ पर भारतीय लिख दो। धर्म अपना हिंदू डाल दो, हिंदू हो तो मुस्लिम डाल दो, और कोई धर्म से हो तो और कोई धर्म डाल दो इसमें। वैवाहिक स्थिति की बात करें तो अविवाहित है तो अविवाहित पर हाँ कर दो और बाकी को क्रॉस कर दो, और विवाहित है तो विवाहित पर, परित्यक्ता है तो परित्यक्ता पर, और विधवा है तो विधवा, जिस कॉलम में है उसमें हाँ कर दो और बाकी के में क्रॉस कर दो। इसी प्रकार 8वां जो पॉइंट है वो विवाह विवरण, विवाहित होने की स्थिति में अगर आपने यहाँ हाँ भरा विवाहित तो आप पर एप्लीकेबल होगा। अगर मान लो आप अविवाहित हो और ये आप पर लागू नहीं होता तो आपको इस तरह से क्रॉस करना है और NA करके इस तरह से कर देना है, इस तरह से इस कॉलम को क्या कर देना, ब्लॉक कर देना है जो अविवाहित है उनके लिए। और विवाहित है उनको तो वहाँ यहाँ पति पत्नी का नाम, विवाह तिथि, विवाह स्थान, पंजीयन संख्या, पंजीयन स्थान, पंजीयन अधिकारी वगैरह डालने हैं। अब बात करते हैं 9 नंबर संतान का विवरण। संतान का विवरण उनके लिए जो विवाहित होने की स्थिति में, अगर विवाहित नहीं है तो वही आपको क्या करना है, सेम इस प्रकार से NA करना है और ये इस प्रकार से कर देना है। ये चीज़ें हो गई। अगर विवाहित है तो उनको संतान का विवरण डालना, जो अविवाहित है उनको इस प्रकार से नॉट एप्लीकेबल कर देना है। कुल संतान 1/6/2002 से पूर्व, 1/6/2002 के पश्चात ये डाल देना है। पत्र व्यवहार का पता, मैं, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार का पता डालना है और फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर लिखना है। स्थायी निवास का पता भी डालना है, जिनके सेम है वो सेम डाल दें और जिनके अलग अलग है वो अलग अलग डाल दें। और पता वही रखना जो आपके मूल निवास के अंदर है, मेन चीज़ है मूल निवास के अंदर जो पता स्थायी पता वो हो जाएगा, और पत्र व्यवहार का पता अगर आपके अलग है तो वो अलग भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में इसमें देखो मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटर, स्नातक, BA, BCom, BSc, अधिस्नातक यानी PG, शिक्षा में स्नातक यानी B.Ed और शिक्षा शास्त्री, पात्रता परीक्षा का नेट सेट गेट किसी में, और अन्य कोई उपाधि और डिप्लोमा है। उसके अलावा भी कुछ बचता है, 3 नीचे कॉलम दे रखे उसमें आप डाल सकते हो। अब बात करते हैं कॉलम संख्या 1 से लगाकर 9 तक। अब देखो जैसे 10वीं की मार्कशीट की बात हो रही है तो 10वीं की मार्कशीट आपके हाथ में रहेगी 10वीं की। उसके अंदर आपके अंदर पहला द्वार आएगा प्राप्तांक, जो आपने अंक प्राप्त किए हैं, प्राप्तांक बटा कुल अंक, मतलब ऊपर लिखने हैं आप लोगों को ऑब्टेन्ड मार्क्स, नीचे लिखने टोटल मार्क्स, ऐसे लिखने क्रॉस के अंदर। जैसे मान लो 20 नंबर आए हैं आपके 50 में से, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से लिखने।
फिर प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या करना है, फिर प्राप्तांकों का प्रतिशत करना है। 30 नंबर कॉलम में जितने भी प्रतिशत आपके बन रहे हैं, 100%, 50 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, जो आपको इसमें डालने हैं। फिर बात करते हैं 4th नंबर के अंदर श्रेणी और ग्रेड। कौन सी श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, जो भी है आपका वो इसमें डालना है। फिर आ जाएगा ईयर, कौन सी ईयर में आपने इसको पास किया है, तो वो ईयर आ जाएगा। ईयर के बाद में ऐच्छिक विषय, जो आपके ऐच्छिक विषय हैं। 10th में कोई ऐच्छिक विषय नहीं होता, उसमें ऑल सब्जेक्ट कर दो। कोर्स की अवधि 12 महीने कर दो, 12 महीने, और या 1 साल करो तो 1 साल कर दो। बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम मोस्टली अपने RBSC है तो RBSC कर दो। हिंदी में लिखना चाहो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान। प्रयासों की संख्या तो एक ही प्रयास में कर दिया तो एक में, 2 हो गया तो 2 में। इसी प्रकार आपको 12th का करना है। इसी प्रकार BA BSc BCom ग्रेजुएशन का करना है। और अधिस्नातक BA BSc BCom के अलावा अगर किसी ने BCA वगैरह कर रखी तो वो भी इसमें ही डालनी है आपको सूचना। अधिस्नातक PG के अंदर MA MSc MCom के अंदर वही सेम। और ऐच्छिक विषय में जो आपके ऐच्छिक विषय हैं वो हो जाएंगे। कोर्स की अवधि यहाँ पर जैसे स्नातक के लिए तो 36 महीने हो जाएगी, 3 साल होती है। और जिन्होंने इंटीग्रेट कर रखा है उनके 4 साल होती है, 4 साल डाल दो। प्रयासों संख्या हो जाएगी। बोर्ड विश्वविद्यालय जिनके जो बोर्ड है, MDSU है, JNU है, या MGSU है, जो भी आपके बोर्ड विश्वविद्यालय वो यहाँ पर नाम डाल दो, प्रयासों संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार अगर पात्रता परीक्षा है या BEd वगैरह है तो कुछ वो डाल दो। और अगर कोई एक्स्ट्रा इनके अलावा भी अगर आपके पास कोई बच जाता है तो वो आप यहाँ पर मैनुअली आप इनमें डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंटर्नशिप यदि लागू, अगर किसी ने कोई इंटर्नशिप हो तो वो कर दो, नहीं तो नहीं है। और रजिस्ट्रेशन विवरण यदि मेडिकल काउंसिलिंग, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में किसी का रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो भी वो यहाँ पे अपनी डिटेल्स वो डाल सकता है, जो अगर नर्सिंग से संबंधित कोई स्टूडेंट हो तो। मुश्किल है लेकिन हो अगर कोई तो डाल सकता है। संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन दिनांक, मान्यता अवधि, विशेष विवरण इसमें डाल देना है। अब बात करते हैं पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र। अगर अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित कुछ हो तो वो इसमें आपको डालना है, वरना अगर नहीं है तो आपको सीधा सा है वही सिस्टम में आपको ऐसे क्रॉस करना है और ये NA कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। इसके बाद अगर बात करें अतिरिक्त विशेष सूचना जो है कुछ इस प्रकार से हैं कि भाई आपने जहाँ जहाँ कार्य किया है विवरण उसका, पद का नाम, नियुक्ति अधिकारी पद नाम, पद ग्रहण करने की दिनांक, पद छोड़ने की दिनांक, स्थायी अस्थायी किस प्रकार से रहे और कहाँ पर आपने जो काम किया वो। अब उसके बाद जो है पॉइंट्स आपके सामने दे रखे हैं। विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु में सीमम छूट चाहते हैं तो उससे संबंधित कोई प्रमाण पत्र हैं और उसकी संलग्न संख्या यहाँ पे देनी है। यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक चिन्ह, विजय चिन्ह प्राप्त किया हो तो इस पद में सहायक हो तो उसके भी आपको संलग्न संख्या और उसका विवरण यहाँ पे ये जो दे रखा है वो डालना है। अगर आपने कोई शोध किया हो या कोई पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित हो जो इस पद में चयन के लिए सहायक हो, तो ऐसा मुश्किल है किसी के पास होना, उनके लिए है ये सारी चीज़ें। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ऐसे करना है NA और ये क्रॉस। और इसी प्रकार से आपको ये अगर किसी को पदच्युत, ब्लैक लिस्ट या विवर्जित किया गया कभी भी पास्ट के अंदर तो आपको अगर किया गया तो भरनी है डिटेल, नहीं किया गया तो वही नॉट एप्लीकेबल। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों में बढ़ना। और संलग्न संख्या से मेरा आपसे एक पहले अनुरोध रहेगा कि आपको संलग्न संख्या सबसे लास्ट में बढ़नी है, बाकी डिटेल भर देनी है, संलग्न संख्या आपको लास्ट में बढ़नी ताकि गलती नहीं हो। संलग्न संख्या जो है आपको सबसे लास्ट में बढ़नी है। अब आवेदक द्वारा शपथयुक्त घोषणा, ये घोषणा पत्र आपको पढ़ लेना है और जो भी है आपके, और यहाँ दिनांक स्थान हो जाएगा और आवेदक के यहाँ पूर्ण हस्ताक्षर आपके यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ स्थान और दिनांक आ जाएगी बस। अब आगे बात करते हैं अपन अगले। अब इसमें आती है संलग्न सूची प्रपत्र 2। ये प्रपत्र 2 जो है इसमें आपको मोस्टली जो है आपको सर्टिफिकेट जो होते हैं, डिग्री और प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ आपको उनकी जानकारी दर्ज करनी है। वो कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। अंक पत्र का मतलब होता है मार्कशीट, जो आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, मार्कशीट के जारी क्रमांक और दिनांक। जिनके एक है उनके तो सेम ही आएंगे, चाहे मार्कशीट हो चाहे उपाधि हो प्रमाण पत्र हो, एक ही चीज़। तो जारी क्रमांक लिखना है, उसके जस्ट नीचे दिनांक लिखनी है। दिनांक जो आपके मार्कशीट हो या प्रमाण पत्र हो उसके नीचे बॉटम के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में दे रखी होती है डेट, वो डेट आपको यहाँ पे जारी क्रमांक और दिनांक के साथ, जारी क्रमांक के साथ आपको वो दिनांक लिखनी है। अब जारी क्रमांक कहाँ होता है, तो क्रमांक की अगर बात करें तो वो टॉप के अंदर होता है, टॉप लेफ्ट के अंदर होता है लगभग, और जो अलग ही एक फ़ॉन्ट से लिखा होता है रेड कलर या ब्लू कलर के अंदर 6 से 7 डिजिट होता है उसके अंदर, वो आपका जारी क्रमांक होता है। संलग्न संख्या आपको लास्ट में बाद में देनी है, अभी नहीं देनी है। जब पूरा फॉर्म भर लिया जाए तो लास्ट में आप जब डॉक्यूमेंट अरेंज करो तब दे देना, तब तक मत देना।
और उपाधि प्रमाण पत्र की अगर बात करें 10वीं के अंदर, वही उपाधि प्रमाण पत्र है। अगर 10वीं की मार्कशीट वो एक बड़ी वाली है तो उसमें दोनों में एक ही सूचना आ जाएगी, अलग अलग है तो आप अलग अलग भर दो। इसी प्रकार से 12th की आ जाएगी, 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों की आ जाएगी। अब बात करते हैं बीएससी की, बीकॉम और बीए की। तो इनके जो मार्कशीट है वो अलग है और प्रमाण पत्र यानी उपाधि और प्रमाण पत्र यानी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो अलग है। तो आपको यहाँ मार्कशीट की डिटेल पढ़नी है। अगर बीए बीकॉम बीएससी के अलावा कुछ अलग है तो ये देखो यहाँ जगह खाली छोड़ रखी है, वहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे बीसी है तो बीसीए लिख सकते हो, और कोई है तो और कुछ लिख सकते हो। अंक पत्र का जारी क्रमांक और दिनांक लिखना और सिलेक्शन संख्या जो आपको लास्ट में लिखनी है। उसी प्रकार से इनकी जो है ग्रेजुएशन की जो आपकी डिग्री है, प्रोविजनल हो या ओरिजिनल जो भी हो, और बीए बीकॉम बीएससी का अतिरिक्त कुछ है तो वो यहाँ पे, और बाकी जो डिग्री है उसका जारी क्रमांक और दिनांक यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार से आपको पीजी का करना है। पीजी की जो मार्कशीट है, पीजी का जो उपाधि प्रमाण पत्र है वो इसमें इंदराज करना है आपको, जारी क्रमांक और दिनांक लिखना है। इंदराज का मतलब लिखना होता है। अनुभव प्रमाण पत्र की बात करें, अनुभव संबंधी कोई प्रमाण पत्र हो किसी के पास, मोस्टली नहीं होगा, अगर किसी के पास हो तो वो यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। अन्य प्रमाण पत्रों की अगर बात करें तो अपने को जो मैं बता देता हूँ आपको डिटेल से। अन्य प्रमाण पत्रों में आपको जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, मूल निवास प्रमाण पत्र, और जो आपका अंतिम शिक्षण संस्थान का एक चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट अंतिम शिक्षण संस्थान का, वो भी यहाँ पे उसकी भी यहाँ सूचना डालनी है। और इनके अलावा अगर आय प्रमाण पत्र है तो आय प्रमाण पत्र हो जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट हो जाएगा। और इसके साथ में अगर बात की जाए तो 2 गजेटेड से 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा बनाए गए चरित्र प्रमाण पत्र भी यहाँ पे, उसकी भी सूचना यहाँ पे डालनी है। तो उनकी सूचना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा में जो ये कॉलम दे रखे हैं 11 से लगा के ये जो कॉलम हैं, इन कॉलम में जितने भी एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब इनके अलावा जो बच रहे हैं उनकी यहाँ सूचना डालनी है, और यहाँ उनका जारी क्रमांक और दिनांक, और यहाँ उनकी संलग्न संख्या। अब जारी क्रमांक और दिनांक, जारी क्रमांक कईयों के होंगे नहीं, जो चरित्र प्रमाण पत्र रहेंगे उस पर जारी क्रमांक नहीं, तो जारी क्रमांक आप या तो उसमें 00 डाल दो या 01 डाल दो, मैन्युअली डाल दो जो आपको अच्छा लगे बस। फिर उसके बाद कार्यालय टिप्पणी, कार्यालय वाले करेंगे, अपने को कुछ नहीं करना है। आवेदन पत्र में अंकित ये अभिलेखों से मिलान कर दिया गया, सही पाया गया या नहीं पाया गया, वो अपने यहाँ पर डाल देंगे, अपने को कुछ नहीं छेड़ना है। अब शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए, यदि ये आप ध्यान से देख लें, ये जो प्रपत्र 3 है वो प्रपत्र 3 किनको भरना है वो मैं बता देता हूँ। आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उस परीक्षा में सम्मिलित हुआ या हो रहा है, जिनके पास शैक्षणिक योग्यता उस समय नहीं थी, जो अंतिम वर्ष में पढ़ रहे थे या अंतिम परीक्षा में या अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके थे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे या होने वाले थे, तो उनके लिए प्रपत्र 3 है कि ये भरना है। और उस पर आपको संस्था प्रधान और राजपत्रित अधिकारी, या तो संस्था प्रधान से या राजपत्रित अधिकारी से उनको क्या करवाना है, वेरीफाई करवाना, अटेस्टेड करवाना है। इस प्रकार से प्रपत्र 3 सिर्फ उन्हीं को भरना है जो अपीयरिंग कैंडिडेट थे। क्या थे? अपीयरिंग कैंडिडेट जो थे उनको भरना है प्रपत्र 3, जो प्रपत्र 3 जो है अपीयरिंग कैंडिडेट को भरना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगी, नहीं तो समझ में आएगी, आपको ध्यान से देखना। देखिए अभ्यर्थी पहला जो चेकलिस्ट के अंदर शैक्षणिक योग्यता संबंधित पहला पॉइंट जो मैं पढ़ता हूँ उसके अनुसार बताऊँगा कि किसको भरना है, किसको नहीं भरना और क्या भरना है। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वतानुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है। तो अगर आपकी योग्यता उसके अनुरूप है तो आपको कुछ नहीं करना है, सर्वता अनुरूप है इस पर टिक करना है। किनको? जिनकी योग्यता, जिनके पास सारी मार्कशीट और सारी डिग्रीज जो है पहले से हैं और कंप्लीट है, उनको सर्वता अनुरूप करना है। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद, अगर अंतिम तिथि से मतलब जिनके जो अपीयरिंग नहीं थे उनको ये भरना आवेदन की अंतिम तिथि से तक प्राप्त, और जो अपीयरिंग थे वो आवेदन अंतिम तिथि के बाद में पढ़ना है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर जो है, यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो क्या आवेदन की तिथि तक इस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो चुका। ये भी अपीयरिंग वालों के लिए, यदि अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो गया अंतिम तिथि तक तो ये करना है, और अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुआ तो ये करना है। दोनों में से कोई भी जो एप्लीकेबल होता है वो कर देना। चौथा नंबर क्या है, क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक साक्षात्कार की स्थिति में या परीक्षा के अंदर साक्षात्कार है तो जो परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण हो गया, और परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण नहीं है तो परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण नहीं है, उस पर क्लिक कर देना। जब साक्षात्कार के अंक से चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक, यदि आपके साक्षात्कार के अंक से ही अगर चयन हो, संपूर्ण चयन जो है साक्षात्कार के अंक से ही चयन हो तो उनके लिए ये भरना है, वरना किसको खारिज होना, साक्षात्कार तिथि तक उत्तीर्ण और साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण नहीं, ये 2 ही ऑप्शन है। अब बात करते हैं श्रेणी और वर्ग की। श्रेणी और वर्ग के अंदर क्या क्या भरना है, किस प्रकार से भरना, वो हम बात करते हैं। अभ्यर्थी आवेदन जो 1 नंबर जो है, अभ्यर्थी आवेदन में प्रश्न पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में है या उससे भिन्न,
यदि श्रेणी में है तो उसी श्रेणी में है, और भिन्न श्रेणी में है तो भिन्न श्रेणी में टिक करना है, और इस अगले वाले कॉलम में कुछ नहीं भरना, ध्यान रखना। सेकंड नंबर, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या आवेदन की तिथि से पूर्व आरक्षित अपने आरक्षित श्रेणी में हो चुका था या उसके बाद। अगर आरक्षित श्रेणी रिजर्वेशन कैटेगरी का है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का है, तो उनको क्या करना है, आवेदन की तिथि से पूर्व है तो आवेदन की तिथि से पूर्व, अगर आरक्षित श्रेणी में है तो आरक्षित श्रेणी में भर देना है, आवेदन की तिथि के पश्चात है तो पश्चात में भर देना है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यदि आप जो मूल निवास राजस्थान के मूल निवासी हो और आरक्षित श्रेणी के हो तो आपको राजस्थान का मूल निवास देना जरूरी, वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा आरक्षित श्रेणी का। तो उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। लगभग सभी जो कैंडिडेट है राजस्थान के मूल निवासी हैं और आरक्षित श्रेणी का है, उनको सभी को करना है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो ये चीज़ें जिनके लागू होती है उनको हाँ या नहीं करना, जो अदर स्टेट के हैं उनके। अनुभव की बात करें तो अनुभव लगभग किसी के पास नहीं होगा, और है तो वो इस पर भरते हैं, और जिनके नहीं है वो नॉट एप्लीकेबल है ही, उनको कुछ नहीं छेड़ना इस पर। अब बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट, आयु की बात करते हैं। अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है, तो ये आपको क्या करनी है, अपने जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था ऐसे डाउनलोड कर लेना है, उसके अंदर देख लेना है कि वर्ष और माह और दिन क्या दे रखे हैं, वही इसमें बताना है। विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा, अगर आयु की सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा जो न्यूनतम जो है वो 18, मैक्सिमम है वो 40, ये आपको पढ़ देनी है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। और अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस श्रेणी में मानता है, तो क्रम संख्या वो लिख देना है, किस श्रेणी में वो अपने आप को मानता है उस श्रेणी के हिसाब से लिख देना इसमें। जो आपको श्रेणी जिस श्रेणी में आपको क्रम उसमें क्रम दे रखा है उस श्रेणी के हिसाब से, उस क्रम के हिसाब से आपको श्रेणी का क्रम संख्या लिख देनी है। अब बात करते हैं अपन आगे। अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों वर्गों के लिए छूट के देख प्रावधान है। अगर कोई अभ्यर्थी जो है अगर आयु सीमा में छूट लेता है तो उससे संबंधित टिक कर देना है, जिस भी कैटेगरी का है और आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा में छूट ले रहा तो उन्हीं को टिक करना है। मोस्टली कैंडिडेट जो अधिकतम सीमा में छूट नहीं लेते हैं, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वापस आपको आवेदक के हस्ताक्षर करने हैं, जो दे रखे हैं देखिए यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। और ये बात कर रखे हैं जो नोट में दे रखा है, सामान्य स्वरूप है, किसी पद या परीक्षा के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं, संबंध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है। ये चीज़ें कुछ हैं जो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं परीक्षा टिप्पणी, कार्यालय उपयोग है। तो ये कार्यालय उपयोग जो है मतलब जो आपकी टीम में जो है जो काउंसलिंग करेंगी उस टीम द्वारा भरा जाएगा कि आपका आवेदन पूर्ण प्रविष्टियाँ हुई कि नहीं हुई, हाँ या नहीं, क्या आपके हस्ताक्षरित 2 फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाए, 2 फोटो जो यहाँ पर लगाने हैं वहाँ लगा देने हैं। क्या आवेदक भरी गई श्रेणी वर्ग हेतु पात्र हैं अथवा नहीं हैं, क्या आवेदक निर्धारित तिथि से पूर्व शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली या नहीं कर ली, वांछित अनुभव पूरा करता है कि नहीं, आयु सीमा के अनुसार है कि नहीं है। आयु सीमा में अगर कोई छूट चाह रहा है तो उसका कारण जो है वो यहाँ पर लिखेगा। और अभिशंसा जो करेंगे वो आपके जो टीम होगी वो अभिशंसा करेगी यहाँ पे कि भाई अनुमत किया जाता है कि नहीं किया जाता है। अगर अनुमत नहीं किया जाता तो पुनः आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी, उसमें आपका नाम आएगा और आपको वो दस्तावेजों की पूर्ति करनी पड़ेगी। ये था आपका स्क्रूटनी फॉर्म, जो विस्तृत आवेदन पत्र था 10 पेज का, वो हो गया पूरा। अब बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म की। तो अटेस्टेशन फॉर्म की अगर बात करें तो मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो डालूंगा, क्योंकि वीडियो अभी जो है बहुत लंबा हो चुका है। तो अगले जो वीडियो में मैं आपको अटेस्टेशन फॉर्म से संबंधित डिटेल डाल दूंगा। इससे पूर्व भी ग्राम सेवक भर्ती और जो है कंप्यूटर अंदर से भर्ती, उसके लिए मैंने अटेस्टेशन फॉर्म का एक वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहिए तो वो भी देख सकते हैं। और अलग से मैं वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। तो अब जो वीडियो है इसको ज़्यादा लंबा नहीं किया जाए, वरना आपको भी देखने में दिक्कत होगी। इस प्रकार से इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, और वीडियो को पूरा देखें और पूरा जानकारी देख के और फिर भरें, ताकि जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर। और आपके जितने भी छात्र अभ्यर्थी हैं जो ASO में काउंसलिंग के लिए चयनित हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। और आने वाले समय में जितने भी वीडियोज़ आएंगे आपके भर्ती से संबंधित जो भी आपके डाउट होंगे वो इसमें शामिल किए जाएंगे। और कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कोई भी अगर आपका डाउट हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी आपको समय समय में सूचना दी जाएगी। और जो इसकी PDF है स्क्रूटनी फॉर्म की वो आपको मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।